हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी लोग लाइव और चैट पे आ जाइए। आप सभी लोग लाइव और चैट पर आ जाइए। आप लोग ज्वाइन कर लिए हैं। विकास, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक आपके स्क्रीन के सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एस के पेपर 5 के लिए यूपीपीएस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 2023 में जो पहली बार पेपर 5 जोड़ा गया, इस टॉपिक से संबंधित आप लोगों से प्रश्न भी पूछा गया। राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव संबंधित आप लोगों से प्रश्न भी पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका का परीक्षण कीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इसका मतलब चीफ सेक्रेटरी का क्या रोल है, का परीक्षण करने के लिए 2023 में आप लोगों से पूछा गया। क्लियर हुआ? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय, सामान्य शब्दों में हम लोग सचिवों के कार्यालय को सचिवालय कहा जाता है। अगर कोई बहुत सामान्य शब्दों, किसी को सामान्य शब्दों में बिल्कुल जर्नल तरीके से आपको समझाना हो सेक्रेटरिएट क्या है, तो सचिवों के कार्यालय को सचिवालय कहा जाता है। लेकिन ये एक बहुत जर्नल डिफिनीशन है। अगर इसको थोड़ा व्यापक रूप में, विस्तृत रूप में इसको समझाने का प्रयास करें तो उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत आने वाले समस्त मंत्रालय ओब्लिक विभाग के सामूहिकरण के योग को सचिवालय कहा जाता है। उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत आने वाले समस्त मंत्रालय, यानी मंत्रालय एक होगा लेकिन आने वाले विभागों की संख्या एक से अधिक हो सकती है। जैसे होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय एक है लेकिन उसके अंतर्गत आने वाले विभागों की संख्या एक से अधिक हो सकती है। शिक्षा मंत्रालय एक हो सकता है लेकिन उसके अंतर्गत कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। यानी मंत्रालय की संख्या कम है तो विभागों की संख्या ज्यादा होती। तो उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत आने वाले समस्त मंत्रालय ओब्लिक विभाग के सामूहिकरण के योग को सचिवालय कहा जाता है, जिसका राजनीतिक कार्यपालिका एक मंत्री और प्रशासनिक कार्यपालिका एक सचिव होता है। जब भी सचिवालय की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे? उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत आने वाले समस्त मंत्रालय ओब्लिक विभाग के सामूहिकरण के योग को सचिवालय कहा जाता है। सचिवालय कहा जाता है जिसका राजनीतिक कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका एक मंत्री तथा प्रशासनिक कार्यपालिका एक सचिव होता है। सचिव होता है, ये इसका परिभाषा है। इसका मतलब जैसे हम लोग सचिवालय बोलते हैं
इसके शीर्ष पर दो प्रमुख होंगे। एक पॉलिटिकल हेड के रूप में उसे मंत्री कहेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में उसे सचिव कहेंगे। उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत आने वाले समस्त मंत्रालय ओब्लिक विभाग के सामूहिकरण के योग को सचिवालय कहा जाता है। इसका राजनीतिक कार्यपालिका एक मंत्री और प्रशासनिक कार्यपालिका एक सचिव होता है। अब थोड़ा ध्यान देना है कि राज्य सचिवालय का प्रधान उत्तर प्रदेश सेक्रेटेरिएट, राज्य सचिवालय के शीर्ष पर चीफ सेक्रेटरी होता है और वही चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सेक्रेटेरिएट, उत्तर प्रदेश सचिवालय का मुखिया होता है। तो अगर मुख्य सचिव ही उत्तर प्रदेश सचिवालय का मुखिया है, इसका मतलब है कि मुख्य सचिव का उत्तर प्रदेश सचिवालय के अन्य सचिवों पर डायरेक्ट कंट्रोल है। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी का उत्तर प्रदेश के अन्य सेक्रेटरी पर डायरेक्ट कंट्रोल है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में एक सामान्य प्रशासनिक विभाग है। सामान्य प्रशासनिक विभाग का प्रशासनिक प्रमुख भी उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव होता है। तो सामान्य प्रशासनिक विभाग का मुखिया होने के नाते मुख्य सचिव राज्य के समस्त प्रशासनिक गतिविधियों पर नियंत्रण करता है। राज्य के समस्त प्रशासनिक इकाइयों पर नियंत्रण होता है उसका। इसका मतलब पटवारी से लेकर मुख्यालय तक, गांव से लेकर के लखनऊ तक चीफ सेक्रेटरी का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। इसका मतलब मुख्य सचिव का पद एक महत्वपूर्ण पद माना गया है। लेकिन मुख्य सचिव के पद के सृजन का इतिहास देखा जाए तो 1799 में, 1799 में लॉर्ड बैलेजली के द्वारा केंद्र शासन के स्तर पर मुख्य सचिव के पद का सृजन किया गया। यानी चीफ सेक्रेटरी के पद को जो क्रिएट किया गया उस 1799 में लॉर्ड बैलेजली के द्वारा केंद्र शासन के स्तर पर लाया गया, क्योंकि समय के परिवर्तन के साथ उसे राज्य स्तर पर हस्तांतरित कर दिया गया। वो आज के डेट पर राज्य स्तर पर दिखाई देता है, लेकिन पद को सृजित किया गया था केंद्र शासन के स्तर पर। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य समन्वय करता है, मुख्य संचार करता है, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी है और राज्य का सबसे शीर्षस्थ पदाधिकारी है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी है, मुख्य संचार करता है, मुख्य समन्वय करता है। इसका मतलब बहुत प्रभावशाली पद माना गया है मुख्य सचिव के पद। बहुत प्रभावशाली पद माना गया है। मुख्य सचिव का पद बहुत प्रभावशाली है, ठीक है ना। राज्य सचिवालय का मुखिया होता है। हायरार्की में देखा जाए तो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है, शीर्षस्थ अधिकारी जिसे कहें। मुख्य संचारकर्ता भी वही है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार को अगर उत्तर प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट को संपर्क स्थापित करना है तो मुख्य संचारकर्ता उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी होगा। मध्य प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क स्थापित करना है तो कम्युनिकेशन का माध्यम चीफ सेक्रेटरी ही होगा। यानी केंद्र को राज्य से संपर्क स्थापित करने, दो राज्यों के बीच संपर्क स्थापित करने, सुप्रीम कोर्ट को कोई आदेश देना हो, वो आदेश का माध्यम कौन बनेगा? मुख्य सचिव बनेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं चीफ कम्युनिकेटर है, चीफ कोऑर्डिनेटर है, शीर्षस्थ अधिकारी है, जनसंपर्क अधिकारी है। सारे ओहदा मुख्य सचिव के पद में ही दिखाई देता है। इस प्रकार आप लोगों को ध्यान देना है, ये सारी चीजें आप लोगों को मुख्य सचिव में दिखाई देगा। तो मुख्य सचिव का पद बहुत प्रभावशाली है। लेकिन ध्यान देना हमारे यहां कि मुख्य सचिव राज्य का वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी होता है, सीनियर मोस्ट। ये तो हम लोगों ने प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सिफारिश किया था, इस सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी को ही मुख्य सचिव बनाया जाए। लेकिन व्यवहारिक रूप में मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति इसका होता मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री का होता है। इसलिए मुख्यमंत्री
के द्वारा ही मुख्य सचिव की नियुक्ति किया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति होता है। इसी कारण हम लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री के चयन के संदर्भ में, सॉरी, मुख्य सचिव के चयन के संदर्भ में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कितना प्रभावशाली पद है, उसके चयन में सावधानी बरतना चाहिए कि वह योग्य व्यक्ति हो, ईमानदार और सत्यनिष्ठ हो, निष्पक्ष हो, ताकि समस्त अधिकारियों के द्वारा उसको सम्मान प्राप्त हो, समस्त अधिकारियों के द्वारा उसे आदर प्राप्त हो। इस बात का नियुक्ति करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसकी इंटीग्रिटी पर, उसकी सत्यनिष्ठा पर, उसकी ईमानदारी पर, उसकी निष्पक्षता पर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, सत्यनिष्ठ हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, ताकि राज्य के जो अन्य अधिकारी हैं उनसे वो आदर और सम्मान प्राप्त कर सके। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री को नियुक्ति के संदर्भ में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव का पद काफी प्रभावशाली माना गया। इस रूप में आप लोगों को मुख्य सचिव के पद को देखना है। इसके अतिरिक्त उसकी कई भूमिकाएं भी आपको दिखाई देगी। मुख्य सचिव की कई भूमिकाएं भी आपको अभी दिखाई देगी, उसको भी मुझे बताना है। जैसे क्या क्या भूमिकाएं हैं मुख्य सचिव की, इसको आप लोगों को देखना है। तो मुख्य सचिव की क्या क्या भूमिका है? मुख्य सचिव की भूमिका, सचिव की भूमिका, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहां संघ के साथ साथ राज्यों में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। भारत में संघ के साथ साथ राज्य में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के कारण राज्य का मुख्यमंत्री भी दो प्रकार का प्रधान होता है। राज्य का मुख्यमंत्री दो प्रकार का प्रधान होता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं, हेड ऑफ यूपी स्टेट कैबिनेट, हेड ऑफ यूपी स्टेट कैबिनेट और हेड ऑफ यूपी स्टेट गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दो प्रकार का प्रधान है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री दो प्रकार का प्रधान होता है, हेड ऑफ यूनियन कैबिनेट और हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इसी प्रकार मुख्यमंत्री भी दो प्रकार का प्रधान है, हेड ऑफ यूपी स्टेट कैबिनेट, हेड ऑफ यूपी गवर्नमेंट। और इन दोनों प्रधानों के रूप में कार्यरत मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहयोग चीफ सेक्रेटरी के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका मतलब जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के मुखिया के रूप में काम करता है, उत्तर प्रदेश के नीति निर्णायक अभिकरण के प्रमुख के रूप में काम करता है, तो उस समय उसे प्रशासनिक सहयोग मुख्य सचिव के द्वारा प्रदान किया जाता है। और जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया के रूप में काम करता है, हेड ऑफ यूपी गवर्नमेंट, उस समय उसे दिन प्रतिदिन व्यक्तिगत मामलों में प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने का काम भी मुख्य सचिव का है। इसका मतलब मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नीतिगत मुद्दों के साथ साथ दिन प्रतिदिन के गतिविधियों पर भी प्रधान सलाहकार होता है। इसका मतलब मुख्यमंत्री के नीतिगत मुद्दों पर प्रधान सलाहकार तो मुख्य सचिव है ही है, साथ ही साथ डे टू डे के मुद्दे पर, दिन प्रतिदिन के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहयोग मुख्य सचिव के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। इसका मतलब मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का नीतिगत मुद्दों के साथ साथ दिन प्रतिदिन के मुद्दों पर भी प्रधान परामर्शदाता होता है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नीतिगत मुद्दों पर सहयोग कौन देगा, तो बोलेंगे मुख्य सचिव देगा। तो दिन प्रतिदिन के मुद्दों पर सहयोग कौन देगा, तो बोलो मुख्य सचिव देगा। इसका मतलब मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का नीतिगत मुद्दों के साथ साथ दिन प्रतिदिन के मुद्दों पर भी प्रधान सलाहकार के रूप में काम करता है। पहली भूमिका मुख्य सचिव की यही दिखाई देती है
तो मुख्यमंत्री को नीतिगत मुद्दों पर भी सहयोग देता है और मुख्यमंत्री को दिन प्रतिदिन के मुद्दों पर भी सहयोग देता है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश का नीति निर्णायक अभिकरण कौन है? कैबिनेट। और कैबिनेट एक कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का समूह है। इसका मतलब कैबिनेट स्तर के जितने भी मंत्री हैं उन सबको नीतिगत मुद्दों पर प्रशासनिक सहयोग चीफ सेक्रेटरी देगा। जैसे केशव प्रसाद मौर्य वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो किसी न किसी डिपार्टमेंट के मुखिया भी हैं। तो उनको उस डिपार्टमेंट के संदर्भ में अगर कोई नीतिगत निर्णय लेना होगा तो कैबिनेट की मीटिंग होगी और उस समय उन्हें प्रशासनिक सहयोग कौन प्रदान करेगा? चीफ सेक्रेटरी करेगा। इसका मतलब केशव प्रसाद मौर्य जिस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं उस डिपार्टमेंट के संदर्भ में कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना होगा उन्हें प्रशासनिक सहयोग चीफ सेक्रेटरी ही करेगा। ब्रजेश पाठक जिस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं उस डिपार्टमेंट के संदर्भ में कोई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाना होगा, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना होगा, उस समय उन्हें प्रशासनिक सहयोग मुख्य सचिव ही देगा। इसका मतलब कैबिनेट को ही नहीं, पूरे कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं उस पूरे समूह को नीतिगत मुद्दों पर प्रशासनिक सहयोग मुख्य सचिव देता है। और उस समूह का मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री को नीतिगत मुद्दों पर प्रशासनिक सहयोग कौन देगा? मुख्य सचिव। और दिन प्रतिदिन के मुद्दों पर भी प्रशासनिक सहयोग कौन देगा? मुख्य सचिव देगा। तो मुख्यमंत्री का नीतिगत मुद्दों के साथ साथ दिन प्रतिदिन के मुद्दों पर भी प्रधान सलाहकार के रूप में काम करता है उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी। पहला मुख्य सचिव का काम क्या है कि मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में काम करता है। इस मुद्दे पर नीतिगत मुद्दों के साथ साथ दिन प्रतिदिन के मुद्दों पर भी प्रधान परामर्शदाता होता है। जल्दी बोले, पहला पॉइंट समझ में आ गया? थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभी मैं बताता हूं कि इस समय अभी हमारे देश में थोड़ा सा, अभी इसको मैं पढ़ा दूं, टॉपिक से हट कर ये है। जैसे मैं टॉपिक खत्म कर दूंगा मैं अभी जस्ट बता दूंगा। इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है, मैं अभी जस्ट बता दूंगा, ठीक है ना। ये टॉपिक थोड़ा हो जाए, ये टॉपिक जैसे खत्म कर देंगे मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। दूसरा पॉइंट, मुख्य सचिव की दूसरी भूमिका क्या है? मुख्य सचिव की दूसरी भूमिका क्या है? सभी लोग जानते हैं कि मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का मुखिया है। राज्य सचिवालय का मुखिया मुख्य सचिव है। राज्य सचिवालय का मुखिया, राज्य सचिवालय, या ये बोलें कि उत्तर प्रदेश सचिवालय का, उत्तर प्रदेश सचिवालय का उत्तर प्रदेश सचिवालय का मुखिया, मुखिया मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव होता है। इस कारण मुख्य सचिव का अन्य सचिवों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। अन्य सचिवों पर डायरेक्ट कंट्रोल है। स्टेट सेक्रेटरिएट का मुखिया है मुख्य सचिव। स्टेट सेक्रेटरिएट का मुखिया मुख्य सचिव है। इस कारण स्टेट सेक्रेटरिएट के जितने भी सचिव होंगे सभी सचिवों पर मुख्य सचिव का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। इतना प्रभावशाली पद है मुख्य सचिव का। ध्यान, ये दूसरी भूमिका है मुख्य सचिव की। दूसरा काम क्या करता है कि स्टेट सेक्रेटरिएट के जितने भी सचिव होंगे सभी सचिवों का मुखिया, सचिवों का सचिव, सचिवों का मुखिया, अपने विभाग का मुखिया सचिव है। मुखियों का मुखिया मुख्य सचिव है। इस कारण मुख्य सचिव का राज्य सचिवालय के अन्य सचिव, जितने भी अन्य सचिव हैं
सभी सचिवों का पर डायरेक्ट कंट्रोल होता है। लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी है, 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव है, चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। तो जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है और जब तक जैसे चुनाव की अधिसूचना जारी होती है, तो हमारे यहां आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है, कि आप लोग चुनाव आचार संहिता कहते हैं। और ये आदर्श आचार संहिता जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है, उस दिन से लेकर जब तक परिणाम नहीं आ जाता, यानी 4 जून तक ये आचार संहिता लागू है। अब राज्य में किसी को हटाना है, ट्रांसफर करना है, अनिवार्य रूप से छुट्टी देना है, अनुशासनात्मक कार्रवाई करना है, ये एक्शन लेने का काम अब राज्य का मुख्य सचिव नहीं करेगा, राज्य का मुख्यमंत्री नहीं करेगा। इस पर निर्णय लेने का अधिकार मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार का है, इलेक्शन कमीशन भारत सरकार का है। कंफर्म हुआ? चुनाव की घोषणा होने के साथ भारत का निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर पोस्ट होती है। अब वो किसी भी राज्य में किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर कर सकता है, अनिवार्य रूप से छुट्टी कर सकता है, बाकी अब राज्य कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए गृह सचिवों पर अब नियंत्रण मुख्य सचिव का नहीं है। आदर्श आचार संहिता चुनाव घोषणा होने के चुनाव घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू होगी और उस समय जो भी निर्णय होगा, किसी का ट्रांसफर, किसी का, ये सारा चीजें वो मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब सारा डिसीजन भारत सरकार का होगा। किसका? मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार, निर्वाचन आयोग भारत सरकार का होगा। कंफर्म हो गया? कंफर्म हो गया? बिल्कुल, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर चुनाव नहीं है तो बाकी सामान्य अवस्था में राज्य सचिवालय का मुखिया चूंकि मुख्य सचिव होता है, इस कारण मुख्य सचिव का अन्य सचिवों पर डायरेक्ट कंट्रोल होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन चूंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, ऐसी स्थिति में जो भी राज्य के अधिकारी होंगे, उनका ट्रांसफर, उनका प्रमोशन जो भी होगा, इस संदर्भ में निर्णय लेने का काम निर्वाचन आयोग भारत सरकार का होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार का होगा, उसी का डिसीजन होगा। वो चाहे क्यों, क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व मुख्य निर्वाचन आयोग को दिया गया। इसलिए निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर, निर्वाचन की निष्पक्षता पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। इस कारण उस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अब मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयोग का होगा। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट। सभी लोग क्लियर हो गया होगा? सभी लोग, विकास विकास राजपूत, सभी लोग विकास, सभी लोग क्लियर हो गया? कहीं कोई समस्या तो नहीं है? तीसरा पॉइंट, तीसरा, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव की तीसरी भूमिका क्या है? जब मुख्यमंत्री के पास कोई एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट होता है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है, जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री के रूप में काम करते हैं, उन्हें गृह मंत्री के रूप में प्रशासनिक सहयोग मुख्य सचिव देगा। तो जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास कोई एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट होता, कोई अतिरिक्त विभाग होता है, तो उस समय उसे प्रशासनिक सहयोग मुख्य सचिव के द्वारा प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा है, गृह मंत्री वही है। तो गृह मंत्री जब गृह मंत्री के रूप में जब वो काम करते हैं, तो उस समय उन्हें प्रशासनिक सहयोग कौन देता है? सचिव उत्तर प्रदेश सरकार देता है। जब मुख्यमंत्री के पास कोई एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट होता है, एडिशनल डिपार्टमेंट होता है, अतिरिक्त विभाग होते हैं, उस समय उन्हें प्रशासनिक सहयोग मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जैसे इन प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गृह मंत्रालय भी है, इसलिए उनको गृह मंत्रालय के रूप में जब काम करते हैं, गृह मंत्री के रूप में काम करते हैं, उस समय उन्हें प्रशासनिक सहयोग मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो तीसरा है, जब मुख्यमंत्री के पास कोई अतिरिक्त विभाग होता है,
कोई अतिरिक्त विभाग होता है जैसे गृह, वित्त, कार्मिक इत्यादि, उस समय इन्हें प्रशासनिक सहयोग सचिव के द्वारा दिया जाता है। मुख्य सचिव के द्वारा दिया जाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास गृह मंत्रालय है। वो स्वतः उत्तर प्रदेश से गृह मंत्री हैं, गृह विभाग अपने पास रखे हैं। जब वो गृह मंत्री के रूप में काम करते हैं तो उस समय उन्हें प्रशासनिक सहयोग उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव देगा, ना कि गृह सचिव देगा। जब मुख्यमंत्री के पास कोई अतिरिक्त विभाग होता है, कोई भी अतिरिक्त विभाग होगा जैसे गृह, वित्त, कार्मिक इत्यादि, उस समय उन्हें प्रशासनिक सहयोग मुख्य सचिव के द्वारा दिया जाएगा। कन्फर्म हुआ? कन्फर्म हुआ। जैसे आजकल उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव गृह सचिव के रूप में काम करता है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है। मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है। अगर मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है तो फिर गृह मंत्री के रूप में उन्हें सचिवालय सहयोग कौन देगा? तो मुख्य सचिव देगा। कंफर्म हो गया। चौथी बात, चौथा भूमिका भी है उसका। चौथा, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक राज्य में, उत्तर प्रदेश में एक सामान्य प्रशासनिक विभाग है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक सामान्य प्रशासनिक विभाग है। उस सामान्य प्रशासनिक विभाग का मुखिया, पॉलिटिकल हेड स्वतः मुख्यमंत्री होता है और उस सामान्य प्रशासनिक विभाग का प्रशासनिक प्रमुख चीफ सेक्रेटरी होता है। सामान्य प्रशासनिक विभाग का मुख्य सचिव ही होता है। इसलिए उस डिपार्टमेंट के मुखिया होने के नाते सचिव राज्य प्रशासन के समस्त इकाइयों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करता है। एक गांव से लेकर लखनऊ तक मुख्य सचिव का नियंत्रण होता है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा डिपार्टमेंट आ गया जिसका नाम है सामान्य प्रशासनिक विभाग। तो नेक्स्ट है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव, मुख्य सचिव सामान्य प्रशासनिक विभाग का, सामान्य प्रशासनिक विभाग का, सामान्य प्रशासनिक विभाग का, सामान्य प्रशासनिक विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होने के कारण, प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख होने के कारण, प्रशासनिक प्रमुख होने के कारण संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र पर, संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण स्थापित करता है। नियंत्रण स्थापित करता है। संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण स्थापित करता है। किसके कारण? सामान्य प्रशासनिक विभाग का मुखिया है। तो कोई आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश सामान्य प्रशासनिक विभाग का पॉलिटिकल हेड कौन है, तो बोलेंगे उस डिपार्टमेंट का पॉलिटिकल हेड स्वतः मुख्यमंत्री है और उस डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड चीफ सेक्रेटरी है। चीफ सेक्रेटरी चूंकि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का मुखिया है, इस कारण उसका संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र पर डायरेक्ट कंट्रोल है। गांव से लेकर लखनऊ तक, गांव से लेकर लखनऊ तक प्रत्यक्ष नियंत्रण दिखाई देता है। इसका मतलब पूरी मशीनरी पर कंट्रोल है। किसका? बोलो, मुख्य सचिव का। पूरी मशीनरी पर कंट्रोल है मुख्य सचिव। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए। अभी और पॉइंट देखना है।
हमारे यहां नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहां संसद के अधिनियम के तहत 1956 में जोनल काउंसिल का गठन किया गया, क्षेत्रीय परिषद का गठन किया। तो उत्तर प्रदेश जो है वो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आता है, जिसका मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश है। जब केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का सम्मेलन लखनऊ में होगा, जब केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का सम्मेलन लखनऊ में होगा, उस समय उस सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो उन्हें प्रशासनिक सहयोग चीफ सेक्रेटरी के द्वारा दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बारी बारी से केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है, तो उस समय उन्हें प्रशासनिक सहयोग उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव के द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय परिषद की बारी बारी से अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, और जब मुख्यमंत्री बारी बारी से क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करेगा, तो उस समय उन्हें प्रशासनिक सहयोग कौन देगा? तो बोलो मुख्य सचिव देगा। तो उत्तर प्रदेश किसके अंतर्गत आता? तो बोलो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज है, और केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत 4 राज्य आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। कंफर्म हो गया? जीएस के लिए ध्यान रखना है आप लोगों को, इस सभी लोगों को मैंने पढ़ाया होगा पॉलिटी में, इस चीज को अब यहां देखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट, जब जब बारी बारी से जब बारी बारी से मुख्यमंत्री केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय प्रयागराज, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं तो उस समय में प्रशासनिक सहयोग मुख्य सचिव के द्वारा प्रदान किया जाता। मुख्य सचिव के द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज, सम्मेलन हुआ लखनऊ में, तो अध्यक्षता करेंगे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उस समय उन्हें प्रशासनिक सहयोग कौन देगा? तो बोलो चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार देगा। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? सोनल समझ में आ रहा है? विकास कुमार सिंह, टोनी, सभी लोग समझ में आ रहा होगा। और जो लोग लाइव क्लास कर रहे हैं, ज्वाइन किए हैं, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। ये आप लोग ध्यान रखना कि अध्यक्ष उस समय उन्हें प्रशासनिक सहयोग मुख्य सचिव देगा। प्रशासनिक सहयोग कौन देगा? मुख्य सचिव देगा। तो जोनल काउंसिल भी हमारे यहां बना हुआ है, बारी बारी से इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ही करता है। 6 क्षेत्रीय परिषदें हमारे देश में काम कर रही है, लेकिन चूंकि मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव पढ़ा रहा हूं, तो हम केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की ही बात करेंगे। हम लोग किसकी बात करेंगे? केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे। और केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज है, 4 राज्य इसके सदस्य हैं। कंफर्म, बारी बारी से इसका सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे, और जब मुख्यमंत्री इसकी सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा तो प्रशासनिक सहयोग भी चाहिए। उस सहयोग कौन देगा? तो बोलो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देगा। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा देखा जाए
तो एक पॉइंट और समझना है आप लोगों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो मैंने आपको सामान्य अवस्था में मुख्य सचिव की भूमिका बताया। विषम परिस्थिति में भी मुख्य सचिव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में। सामान्य परिस्थितियों के साथ साथ विषम परिस्थिति में भी मुख्य सचिव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो मैंने सामान्य जनरल सिचुएशन की बात किया था। अब मैं इमरजेंसी की बात कर रहा हूं, आपातकालीन परिस्थितियों की बात कर रहा हूं। जब उत्तर प्रदेश में 356 लागू होगा, जब उत्तर प्रदेश में 356 लागू होता है, ये लागू होगा, तो उस समय राज्यपाल के प्रधान सलाहकार के रूप में राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। जब उत्तर प्रदेश में 356 लागू होगा, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उस समय राज्यपाल के प्रधान सलाहकार के रूप में मुख्य सचिव काम करता है। इसका मतलब 356 में राज्यपाल के प्रधान सलाहकार के रूप में मुख्य सचिव काम करता है। तो सामान्य परिस्थितियों के साथ साथ विषम परिस्थिति में भी मुख्य सचिव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आपातकालीन परिस्थितियों में भी मुख्य सचिव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कन्फर्म, 356 के दौरान राज्यपाल का प्रिंसिपल एडवाइजर होता है चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार। ध्यान रखिएगा, कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो गलत मत करिएगा। 356 में राज्यपाल का एडवाइजर कौन? बोलो, 356 में राज्यपाल का एडवाइजर चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार। सामान्य परिस्थिति में सब ठीक ही है, विषम परिस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, आपातकालीन परिस्थितियों में, आपातकालीन परिस्थितियों में विशेषकर जब उत्तर प्रदेश में अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो उस समय राज्यपाल के प्रधान सलाहकार के रूप में मुख्य सचिव कार्यरत होता है। मुख्य सचिव कार्यरत होता है, इतना इंपॉर्टेंट पद है। यानी सामान्य के साथ साथ आपातकालीन परिस्थितियों में भी मुख्य सचिव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। 356 में राज्यपाल का एडवाइजर सचिव, मंत्री नहीं हो, राज्य मंत्री परिषद नहीं होती, उस समय प्रधान सलाहकार के रूप में मुख्य सचिव काम करता। सामान्य अवस्था में तो पद बहुत महत्वपूर्ण है, विषम परिस्थिति में भी यह पद और महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान रखिए, विषम परिस्थिति कितना महत्वपूर्ण है। एक पॉइंट और आप लोग जाने, मुख्य सचिव राज्य लोक सेवाओं का अध्यक्ष है। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य सचिव राज्य सिविल सर्विसेज बोर्ड, राज्य सिविल सर्विसेज बोर्ड का अध्यक्ष होता है।
ध्यान रखिएगा, राज्य सिविल सर्विसेज बोर्ड का अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है। राज्य सिविल सर्विसेज बोर्ड का अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में आया है। केंद्रीय सिविल सर्विसेज बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता था? कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। इसी प्रकार स्टेट सिविल सर्विसेज बोर्ड का अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है। इस कारण सरकारी कार्मिकों की नियुक्ति, इस कारण राज्य के कार्मिकों की नियुक्ति, कार्मिकों की नियुक्ति, स्थानांतरण, स्थानांतरण एवं पदमुक्ति की शक्तियां प्राप्त है। पद मुक्ति, किसी को पद से हटा सकता है, पद मुक्ति की शक्तियां प्राप्त हैं। पद मुक्ति की शक्तियां प्राप्त है। इतना प्रभावशाली पद है, ध्यान रखिएगा। सभी लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा हो, कहीं कोई समस्या तो नहीं होगी। अब तो समझ में आया कि मुख्य सचिव का कितनी बड़ी भूमिका, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। सचिव का क्या भूमिका है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए इस पद को बहुत प्रभावशाली बनाने की बात किया गया है। कंफर्म हुआ? इस पद को बहुत प्रभावशाली बनाने की बात किया गया है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। बाकी चीजें तो मैं लिखा दिया, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मुख्य सचिव एक ऐसा स्रोत है, मुख्य सचिव एक ऐसा स्रोत है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मुख्य सचिव एक ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से सरकारी आदेश, सरकारी आदेश उसके अधिकारियों तक पहुंचता है। इसके माध्यम से सरकारी आदेश उसके अधिकारियों तक पहुंचता है। सेक्रेटरी का आदेश होता है और उसके आदेश का पालन करना अनिवार्य है। वही आदेश पहुंचता है। अधिकांश जिला अधिकारियों के लिए, अधिकांश जिला अधिकारियों के लिए, अधिकांश जिला अधिकारियों के लिए वही सरकार है। चीफ सेक्रेटरी ही सरकार है। अधिकांश जिला अधिकारियों के लिए चीफ सेक्रेटरी ही सरकार है। अपने आप में सरकार गवर्नमेंट है, वही अधिकारियों के लिए वही सरकार है। इस प्रकार, इस प्रकार उसकी भूमिका, इस प्रकार उसकी भूमिका उसके नेतृत्व एवं, उसके नेतृत्व एवं कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। उसके नेतृत्व एवं कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। ध्यान रखिएगा, उसके नेतृत्व एवं कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। लेकिन आप लोग सभी लोग जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी पर कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप दिखाई देता है। तो मुख्यमंत्री पर बढ़ता हुआ राजनीतिक हस्तक्षेप, सचिव पर बढ़ता हुआ राजनीतिक हस्तक्षेप कहीं न कहीं उसके पद की प्रभावशीलता को कमजोर करता है।
दो महीने 6 दिन में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दीपक सिंघल को हटा दिया राजनीतिक कारणों से। जावेद उस्मानी को चीफ सेक्रेटरी के पद से हटा करके आलोक रंजन को रखा गया। इसका मतलब ये इतना प्रभावशाली पद है कि इन पर राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार हम लोग इनके नियुक्ति के संदर्भ में इस सीनियरिटी को इग्नोर करते हुए अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। राजनीतिक कारणों से कई बार इन्हें निर्धारित कार्यकाल से पहले हटा दिया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके पद पर राजनीतिक हस्तक्षेप दिखाई देता है। इससे इनकी प्रभावशीलता और गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हुआ है। तो लिखेगा, लेकिन राज्य प्रशासन में, कंटिन्यू करिएगा, लेकिन राज्य प्रशासन में बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप को देखते हुए बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप को देखते हुए बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप को देखते हुए कई बार यह आशंका व्यक्त की जाती है, यह आशंका व्यक्त की जाती है कि वह स्वतंत्रता पूर्वक निष्पक्षतापूर्ण एवं निडरता के साथ कार्य नहीं कर पाएगा। स्वतंत्रता पूर्वक, निष्पक्षता एवं निडरता के साथ कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए मुख्य सचिव के पद को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते जैसे पहला पॉइंट लिखेगा, प्रभावी बनाने हेतु कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला पॉइंट लिखेगा, राज्य के सबसे वरिष्ठतम अधिकारी को सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी को, सबसे वरिष्ठतम अधिकारी को मुख्य सचिव नियुक्त किया जाए। ऐसा फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी का भी मानना है। लेकिन कई बार उत्तर प्रदेश में सीनियरिटी को इग्नोर करते हुए मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, कई ऐसा मौका आया है, कई ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। सीनियरिटी को इग्नोर करते हुए जूनियर आईएएस अधिकारी को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। लेकिन सलाह तो यही होती है, सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी को चीफ सेक्रेटरी बनाया जाए, अच्छा रहे। दूसरा पॉइंट, आपने अभी जस्ट में बोला 2 महीने 6 दिन कार्यकाल था। निर्धारित कार्यकाल समाप्त होने से पहले कई बार पद से हटा दिया गया। इसलिए सिफारिश है कि मुख्य सचिव का कार्यकाल भी लंबा होना चाहिए, कम से कम 3 से 4 वर्ष का तो होना ही चाहिए। तो कार्यकाल लंबा होगा तो प्रशासनिक अनुभव ज्यादा होगा, तो प्रशासनिक तंत्र पर पकड़ मजबूत होगी, तो पद की प्रभावशीलता बनी रहेगी। इसलिए कार्यकाल लंबा होना चाहिए। ये हम लोग सिफारिश कर रहे हैं प्रदेश सरकार को
वे मुख्य सचिव का कार्यकाल लंबा रखेंगे, प्रशासनिक अनुभव ज्यादा होगा, प्रशासनिक तंत्र पर पकड़ मजबूत होगी, पद की प्रभावशीलता अच्छा होगा। तो दूसरा लिखेगा, उनका कार्यकाल लंबा होना चाहिए, कार्यकाल लंबा होना चाहिए, ताकि पद की प्रभावशीलता बनी रहे, ताकि पद की प्रभावशीलता बनी रहे, पद की प्रभावशीलता बनी रहे। ये दूसरा आप लोग सुझाव दे सकते हैं प्रभावी बनाने के संदर्भ में। तीसरा पॉइंट, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन समस्याओं का समाधान करना, कल्याण, जनता का कल्याण करना। तो जनता का कल्याण अधिकतम कब कर सकते हैं? जन समस्याओं का अधिकतम समाधान कब किया जा सकता है? जब आपको जन समुदाय के बारे में वास्तविक जानकारी होगी। जब तक आपको जन समुदाय के बारे में वास्तविक समस्या की जानकारी नहीं होगी, तो समस्या का वास्तविक समाधान कैसे कर सकते हैं? इसलिए हम लोगों का सुझाव रहता है कि मुख्य सचिव का संपर्क राज्य के विरोधी दल के नेता एवं स्वयंसेवी संगठनों के साथ भी होना चाहिए। स्वयंसेवी संगठन जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, स्वैच्छिक संगठन जिसे आप लोग कहते हैं, एनजीओ है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूं। तो विरोधी दल के नेता से भी संपर्क इनका होना चाहिए, राज्य के स्वैच्छिक संगठनों से भी संपर्क होना चाहिए, ताकि इनके माध्यम से जन समस्याओं के बारे में अवगत हों, और जितना अधिक जन समस्याओं के बारे में अवगत होंगे, जन समस्या का समाधान उतना ही अधिक कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों का सुझाव है कि इन्हें विरोधी दल के नेता और वॉलंटरी और स्वैच्छिक संगठनों के संपर्क में भी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखेगा, मुख्य सचिव का संपर्क, मुख्य सचिव का संपर्क, मुख्य सचिव का संपर्क राज्य विरोधी दल के नेता, राज्य विरोधी दल के नेता एवं स्वयंसेवी संगठनों से बना रहे, स्वयंसेवी संगठनों से बना रहे, ताकि ताकि इन संपर्कों के माध्यम से, इन संपर्कों के माध्यम से राज्य की समस्याओं के संदर्भ में, राज्य की समस्याओं के संदर्भ में, राज्य की समस्याओं के संदर्भ में उपयुक्त जानकारी को प्राप्त किया जा सके, उपयुक्त जानकारी को प्राप्त किया जा सके, राज्य की समस्याओं के संदर्भ में उपयुक्त जानकारी को प्राप्त किया जा सके। ये मैंने आप लोगों को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के बारे में आपको परिचय कराया, उसकी क्या क्या भूमिका है, कहां कहां समस्याएं हैं, क्या सुझाव हो सकता है कि उसका पद और प्रभावशाली हो जाए। और जो इस टॉपिक से अभी प्रश्न पूछा, चूंकि पहली बार 2023 में ही एग्जाम हुआ है, तो उस प्रश्न को आप लोग बाकायदे लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं लिखा रहा हूं, क्वेश्चन आया है उत्तर प्रदेश के प्रशासन में, उत्तर प्रदेश के प्रशासन में मुख्य सचिव, मुख्य सचिव की भूमिका का, सचिव की भूमिका का परीक्षण कीजिए, परीक्षण कीजिए। मुख्य सचिव की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये प्रश्न पूछा है 2023 में, 2023 में। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लिख करके भेजिएगा व्हाट्सएप पे।
मैं तो चाहूंगा कि इसका लिख करके आंसर बाकायदे, अब तो आप लोगों से आंसर बिल्कुल बन जाएगा, कहीं कोई समस्या होगी ही नहीं। परीक्षण करने के लिए पूछा है भूमिका का, भूमिका है लेकिन कुछ कमियां हैं। अगर कुछ कमियां हैं तो उन सीमाओं को दूर करने के लिए आप सुझाव दे सकते हैं ताकि पद और प्रभावशाली हो जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर लिख करके मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग मुझे इस प्रश्न का उत्तर लिख करके भेजिएगा। आज का क्लास मेरा यहीं तक था, चीफ सेक्रेटरी ही मुझे पढ़ाना था। मुझे लगता है बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया हो, कहीं कोई समस्या नहीं होगी, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से मैं अपेक्षा करूं कि इस प्रश्न का उत्तर कल लिख कर भेजिएगा। कल आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लिख करके भेजिएगा। कल मैं एक टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन इन उत्तर प्रदेश। कल का टॉपिक होगा एनजीओ इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं, कल हम लोग, ठीक है। चलिए, और इसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा तो आप लोगों का हिस्ट्री का क्लास शुरू हो जाएगा, बढ़िया तरीके से हिस्ट्री का क्लास होगा। और यूपी पीसीएस चूंकि 2024 का परीक्षा जुलाई में है और परीक्षा पीटी जुलाई में है और मेंस और पीटी के बीच गैप बहुत कम होगा, इसलिए आप लोग मेंस का क्वेश्चन भी लिखना शुरू करिए। और चूंकि अभी तक आप लोग पीटी ही तैयारी कर रहे थे, तो आप लोग अपनी पीटी को रिवाइज वेब में लाने के लिए मैंने आप लोगों को 10 टेस्ट पेपर रखा है एप्लीकेशन में। पहला टेस्ट पेपर 22 तारीख को है, पूरे 150 क्वेश्चन का सभी विषयों से, पॉलिटी का टेस्ट पेपर नहीं ले रहा हूं, कंप्लीट यूपी पीसीएस का टेस्ट पेपर है, जो 150 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर है। वो एप्लीकेशन में 22 तारीख को है, सभी के लिए फ्री है, आप सब लोग ज्वाइन करें, और कोई दोस्त होगा तो ज्वाइन कराइएगा, लेकिन वो क्लास एप्लीकेशन में ही होगा। 22 तारीख को पूरे 150 क्वेश्चन, करंट का भी होगा, ज्योग्राफी का भी होगा, जनरल साइंस का भी होगा, इकोनॉमी का भी होगा, हिस्ट्री का भी होगा, पॉलिटी का भी होगा, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का भी होगा। सारे टॉपिक से संबंधित 150 प्रश्न हैं। आप लोग केवल इतना ज्वाइन कर लो, आप लोगों का पीटी बहुत पढ़ चुके हैं, पीटी में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। मेन फोकस आप लोग मेंस करिए, थोड़ा स्ट्रेटेजी से तैयारी करिए, ताकि आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन लेने में आसानी हो। प्रीलिम से निकाल करके मेंस देने में त्वरित क्षणिक खुशी मिलती है, हमेशा के लिए खुशी तो नहीं मिलेगी ना। तो एक स्ट्रेटेजी के तहत तैयारी करिए। क्लियर हुआ? इस चीज को विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। तो कल हम लोग मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, एनजीओ इन उत्तर प्रदेश। धन्यवाद आप सभी लोगों को बहुत बहुत।